एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ने जो सीपी नेट के नाम से जीएनएम, एएनएम और बी फार्मा के लिए एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया था, तो उसकी देखिए रजिस्ट्रेशन फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन चला। लेकिन आज जो है आपकी चॉइस फिलिंग होनी थी, चॉइस फिलिंग नहीं करी गई और कुछ नया अपडेट आया है और बहुत सारे चेंजेस इस बार यूनिवर्सिटी ने किए हैं। नया अपडेट क्या आया है सभी के लिए यहाँ पे जो है एक अच्छी खबर भी है और एक बुरी खबर भी है। तो जिन्होंने भी जो है सीपी नेट 2025 का फॉर्म भरा है या फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग कराई है, उन सभी के लिए ये वीडियो रहने वाला है। ठीक है, तो देखिए नया अपडेट क्या आया है। तो इन्होंने जो है सीट एलोकेशन की डेट दी है। चॉइस फिलिंग की यहाँ सुबह डेट आ रही थी, सुबह जैसा कि मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया भी था। तो आज आपकी जो है 4 से लेकर 5 तक आपकी चॉइस फिलिंग की डेट थी। चॉइस फिलिंग यहाँ पे जो है चेंज होकर अब 5 तारीख को आपका जो है सीट एलोकेशन आएगा। कल आपको पता चलेगा कि आपको किस कोर्स में सीट अलॉट हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, और इसके बाद इन्होंने देखिए काउंसलिंग डिसीजन मेकिंग, आप जो है कल ही काउंसलिंग का डिसीजन भी ले सकते हैं। तो कल 5 तारीख से लेकर 7 तारीख तक आपको डिसीजन लेना है। आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला आपका सीट एक्सेप्ट अगर आपको अलॉट हो जाती है, दूसरा अपग्रेड करने का और तीसरा डिक्लाइन करने का। तो तीनों ऑप्शन में से आपको कोई एक ऑप्शन चूज़ करना है 5 से लेकर 7 तारीख के बीच में। ठीक है, इसके बाद आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग करने के लिए भी जाना है। तो डिसीजन मेकिंग आपकी आ चुकी है। ठीक है, फर्स्ट राउंड का आप डिसीजन ले सकते हो। इसी प्रकार से आपका जो सीट अलॉटमेंट आएगा वो 7 तारीख को, सीट अलॉटमेंट 7 तारीख को आएगा और जो है 7 तारीख से लेकर 9 तारीख तक आप कॉलेज में एडमिशन प्रक्रिया कंप्लीट करने जा सकते हो। ठीक है, डिसीजन आपको पहले लेना है। ठीक है, चॉइस फिलिंग जो आपने पहले फॉर्म फिलअप करते टाइम करी थी वही कराई गई है। पहले इन्होंने ऑप्शन दिया, अब नहीं दिया। तो अगर यूनिवर्सिटी ने कोई नियम निकाला है तो उसको प्रॉपर फॉलो भी करना चाहिए था। बच्चों ने पैसे दिए हैं तो उन्हें जो है चॉइस फिलिंग का मौका भी देना चाहिए। वैसे आप जो है चॉइस फिलिंग आपने फॉर्म फिलअप करते टाइम कर ली थी, लेकिन अगर आप चॉइस को एडिट कर सकते थे अगर आपके पास एक मौका भी मिला था आपको। ठीक है, जिनके नंबर कम ज़्यादा थे वो अपना भाई प्रेफरेंस को चेंज कर सकते थे। कई स्टूडेंट ने जो है गलती से ठीक से चॉइस फिलिंग नहीं डाली थी। तो देखिए आपका जो है कल से आप जो है डिसीज़न ले सकते हो, जो आपको सीट अलॉट हो जाएगी। यानी कि डिसीज़न तभी ले जाता है जब आपको कोई ऑप्शन है, वो ऑप्शन आपको चूज़ करना है। देखिए आपकी काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया क्या रहती है, फ़ीस, हॉस्टल फ़ीस के बारे में बताऊंगा। तो अभी बने रहिए। फ़िलहाल थोड़ा सा वीडियो को लेंथी करके सारी जानकारी प्रोवाइड करा रहा हूँ और सीट मैट्रिक्स वगैरह बाकी एक वीडियो में दिखा चुका हूँ। तो देखिए एक बार पुनः सीट मैट्रिक्स भी दिखा दूँ। तो देखिए जो आपकी नंबर ऑफ़ सीट हैं, यहाँ पे 3 कोर्स आपके अवेलेबल हैं। तो सीट मैट्रिक्स यहाँ से आपको दिखा दे रहे हैं। तो 3 कोर्स आपके अवेलेबल हैं, जैसा कि आपको पता ही है, बी फार्मा, जीएनएम और एएनएम। टोटल आपकी 170 सीटें हैं। 60 सीटें बी फार्मा की, 60 जीएनएम की, 50 सीटें एएनएम की। एएनएम जो कोर्स है इसे ओनली ऑल जो है फीमेल कैंडिडेट कर सकते हैं, बॉयज़ इसको नहीं कर सकते। तो देखिए कैटेगरी वाइज सीटें दी गई हैं। रिजर्व ओपन की जो है आपकी 68 सीटें टोटल हैं और अनरिजर्व ओपन की 53 सीटें, 12 अनरिजर्व डब्ल्यू की हैं। इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस की टोटल जो है 17 सीटें हैं। ईडब्ल्यूएस ओपन की 14 सीटें, 3 सीटें जो है ईडब्ल्यूएस डब्ल्यू की हैं। इसी तरह टोटल यहाँ पर ओबीसी में जो सीटें हैं वो 48 हैं। 40 सीटें आपकी ओबीसी ओपन में हैं, 8 सीटें आपकी ओबीसी जो है डब्ल्यू में है। इसी प्रकार से आपकी एससी में जो नंबर ऑफ़ सीट हैं टोटल वो 34 हैं। 28 सीटें आपकी एससी ओपन में हैं, 6 सीटें आपकी जो है एससी डब्ल्यू में। इसी प्रकार से एसटी में आपकी टोटल 3 सीटें हैं जो कि आपकी एसटी ओपन में ही हैं। ठीक है, तो एससी, एसटी और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट अनरिजर्व की सीट पे भी फाइट कर सकते हैं, लेकिन अनरिजर्व वाला किसी भी कैटेगरी की सीट पर फाइट नहीं कर सकता। इसीलिए अनरिजर्व की जो है कट ऑफ ज़्यादा जाती है हर बार, हर क्वेश्चन में, हर एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये सेट मैट्रिक्स आपको दिखाई, आपको काउंसलिंग इंस्ट्रक्शन दिखा दे रहे हैं। तो देखिए काउंसलिंग इंस्ट्रक्शन पहले दी गए थे आपके। ठीक है, काउंसलिंग की फ़ीस आपसे 500 रुपये लगी। 10,000 आपने सिक्योरिटी फ़ीस जमा करते हुए काउंसलिंग करवाई। ठीक है,
अब आपको डिसीजन लेना है। डिसीजन में आपके सामने 3 ऑप्शन रहेंगे। पहला ऑप्शन देखिए आपको किस दिशा में किससे कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है। पहला ऑप्शन 1 नंबर पे आपका एक्सेप्ट एंड फ्रीज का है। इस विकल्प का चयन अभ्यर्थी को उस दिशा में करना है जिसमें कि अभ्यर्थी को पाठ्यक्रम का आवंटन उसकी प्राथमिकता के अनुसार पर हुआ है और एक्सेप्ट एंड फ्रीज करने के पश्चात सीट में किसी भी दिशा में परिवर्तन नहीं करा जाएगा। ठीक है, तो ये आप जो है पहला नंबर आपको मान लो किसी में कोर्स में आपको एडमिशन मिल गया, ठीक, उस कोर्स पे आप जो है एडमिशन कंप्लीट करना चाहते, सीट को चेंज भी नहीं करना चाहती, तो इस स्थिति में आप ऑप्शन नंबर 1 चीज़ करते हुए आपको जो है एक्सेप्ट एंड फ्रीज करना है। देन आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग एंड एडमिशन प्रक्रिया कंप्लीट कराने के लिए जाना रहेगा। इसी प्रकार से 2 नंबर जो आपका ऑप्शन है वो किन्हें चूज़ करना है, ऐसे कैंडिडेट जिन्हें कोई कोर्स अलॉट हुआ बट वो कोर्स को चेंज करना चाहते हैं। इस विकल्प का चयन अभ्यर्थी को उस दिशा में करना है जिसमें कि अभ्यर्थी आवंटित पाठ्यक्रम से संतुष्ट है, किंतु यदि प्रथम काउंसलिंग के उपरांत उसे आवंटित विकल्प के उत्तराचार प्राथमिकता पाठ्यक्रम आवंटित किया गया है, वह परिवर्तित पाठ्यक्रम का स्वीकार करेगा एवं पूर्व में आवंटित सीट को निरस्त कर दिया जाएगा। यानी कि आपको मान लो आपने पहले जो है फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते टाइम जीएनएम भरी थी बट आपको बी फार्मा चाहिए था, ठीक है, तो आप बी फार्मा चाहते हैं, तो इस स्थिति में आप कोर्स को चेंज करना चाहते हैं तो ऑप्शन नंबर बी चेंज करेंगे। जैसे ही आपको सेकेंड राउंड काउंसलिंग होगी तो आप काउंसलिंग फिर से कराएंगे। काउंसलिंग कराकर आप जो है आपको बी फार्मा अगर मिलता है आपकी रैंक के अनुसार अगर आपको मिल जाता है तो आपकी फ़ीस, आपके सभी डॉक्यूमेंट फार्मेसी की फैकल्टी में पहुंच जाएंगे, ठीक है, और जो आपको पहले सीट मिली थी वो आपकी निरस्त हो जाएगी और इस पर आपको एडमिशन कंप्लीट करना रहेगा, ठीक है। और नंबर 3 किसको चूज़ करना है, ऑप्शन नंबर 3 रिजेक्ट एंड एग्जिट किसको करना है, तो वो भी देख लीजिए। उक्त ऑप्शन का चयन अभ्यर्थी को उस दिशा में करना है जिसमें कि अभ्यर्थी आवंटन पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं लेना चाहता तथा उसके बाद अन्य काउंसलिंग राउंड में भी प्रतिभाग नहीं करना चाहता। यानी कि आप जो है जो आपको कोर्स अलॉट हुआ है उस पर आप एडमिशन नहीं लेना चाहते, आपको वो अच्छा नहीं लगा, तो इस दशा में आप जो है रिजेक्ट एंड एग्जिट करेंगे, ठीक है। रिजेक्ट एंड एग्जिट करने के बाद आप जो है किसी अन्य राउंड काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तो इस बात का ख्याल रखें। मेरे अनुसार किसी को भी अगर कोई कोर्स अलॉट हो गया है तो रिजेक्ट एंड एग्जिट ना करें, अपग्रेड कर लीजिए या आपको जो कोर्स मिल गया है उस पर एडमिशन ले लीजिए। अगर आपको किसी भी दशा में वो कोर्स नहीं करना है, आपका कोई और एम है, तो आप रिजेक्ट एंड एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी और यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शन दी गए हैं। अभ्यर्थी द्वारा सीट का आवंटन के पश्चात उपरोक्त विकल्प का चयन करते हुए आवंटित पाठ्यक्रम की निर्धारित फीस लॉगिन पैनल के माध्यम से ऑनलाइन ही जमा कराते हुए अपना आवेदन सबमिट करेंगे, ठीक है। आपको जो है अपनी जो फ़ीस है वो ऑनलाइन देनी रहेगी, आपकी काउंसलिंग वगैरह की फ़ीस जो आप देख सकते हैं, लेकिन जो आपकी एडमिशन के टाइम पर जो ट्यूशन फ़ीस आपको देनी रहेगी वो भी आपकी ऑनलाइन माध्यम से ही जमा होगी इसकी ऑफिशियल साइट पर, ठीक है। इस बार से ये नियम चेंज हुए हैं, इनके बारे में पहले आपको जानकारी प्रोवाइड करा चुका हूँ। तो अब की बार हुआ क्या है कि इन्होंने जो है सीट एलोकेशन डिसीजन मेकिंग पहले दे दिया है, कुछ चेंज कर रहे हैं, लेकिन उन चेंजों पर अपने खुद पर जो है खड़े नहीं उतर पा रहे हैं, ठीक से जो है काम नहीं कर पा रहे हैं। इनको अपना काम जो है ये ठीक से करना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट ने रुपए दिए हैं भाई, उनके भविष्य के साथ क्यों खेल रहे हो। या तो आप ऑप्शन ना देते, ठीक है। और बाकी मुझे नहीं लगता कि ये अब जो है कुछ भी चेंज करेंगे कि आपका कल तक ही चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आए, तो मेरे अनुसार मुझे नहीं लगता कि ये अब यहाँ पर चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा। बाकी कट ऑफ वगैरह को लेकर काफ़ी सारी वीडियोस में बता चुका हूँ और आप लोग को एक बार फिर पुनः बता दूँ कि इस राउंड में कितने नंबर तक जो है कॉलेज कोर्स अलॉट होने वाला है, ठीक है। तो इस राउंड में मैंने जैसा कि आपको हर बार बताया कि आपकी टोटल 170 सीट्स हैं, ठीक है, 170 सीट्स हैं। तो अगर किसी की रैंक 300 तक है, लेकिन 300 किनकी है वो एक अलग है, अनरिजर्व की अगर रैंक 200 तक है तो कोई ना कोई कोर्स अलॉट हो जाएगा। वहीं ओबीसी की बात करें, ओबीसी की अगर रैंक 220
तक भी है तो कोई ना कोई कोर्स अलॉट हो जाएगा। इसी प्रकार से ST और SC आपकी रैंक अगर 300 भी है तो आपको कोई ना कोई कोर्स अलॉट हो जाएगा। EWS की बात करें तो EWS वालों की अगर 230 या 240 भी है तो आपको आराम से कोई ना कोई कोर्स अलॉट हो जाएगा। बट GNM की बात करें तो GNM की कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाएगी। GNM कोर्स के लिए आपकी रैंक अच्छी खासी होनी चाहिए। आपकी रैंक जो है, मैं बोलना चाहूँगा, आपकी रैंक 170 के अंदर होनी चाहिए, तभी आपको अलॉट होगा। ठीक है, तो ये कट ऑफ को लेकर मैंने बात कर दी फर्स्ट राउंड। और डॉक्यूमेंट वगैरह की बात करूँ तो एडमिशन के टाइम पर आपको डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। वो कुछ डॉक्यूमेंट आपके इस प्रकार हैं। तो देखिए, जब आप प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने जाएंगे तो एडमिशन प्रोसेस के टाइम पर आपको जो है CP नेट का प्रवेश पत्र और अलॉटमेंट लेटर, हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, और इसके अतिरिक्त आपके पास कोई अदर यानी फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट या एक्स आर्मी सर्टिफिकेट अगर आपने लगाया है तो वो लगा सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, इसके अतिरिक्त आपके पास उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र, करेक्टर सर्टिफिकेट, जो आपने जहाँ से 12th पास आउट किया था सिर्फ वहीं से आपका लगने वाला है। ठीक है, TC जहाँ से आपने 12th पास आउट किया वहाँ की लगेगी। ठीक है, और इसके अतिरिक्त 10 रुपये के नॉन डिविजिबल स्टैम्प पेपर पर रैगिंग ना करने के संबंध में एक आपके द्वारा, एक आपके माता पिता के द्वारा 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पर शपथ पत्र भी लगेगा। आधार कार्ड की फ़ोटो प्रति, और जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया था उस टाइम पे जो फ़ोटो लगाई थी उसकी 4 प्रतियाँ, और इन सभी डॉक्यूमेंट के आपके पास जो है 2 फोटोकॉपी के सेट आपको अलग से बना के ले जाने हैं एडमिशन के टाइम पर। ठीक है, और इसके अतिरिक्त और डॉक्यूमेंट आपको क्या चाहिए, अगर किसी का 12th के बाद 1, 2, 3, 4 या जितनी भी साल का गैप है तो उन्हें गैप सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ेगा। ये गैप सर्टिफिकेट आपका तहसील से आसानी से बन जाता है, तो आप इसको बनवा कर ले जाइएगा, जिससे कि आपको एडमिशन के टाइम पर कोई परेशानी ना हो। बाकी बात करें फ़ीस की तो देखिए, आपकी B फार्मा की 36,400 फ़ीस है, GNM और ANM की 25,000 फ़ीस है, जिसमें आपकी 2,000 रुपये आपकी प्रवेश शुल्क, 12,000 आपकी ट्यूशन फ़ीस, 10,000 कॉशन मनी जो आपकी रिफ़ंड हो जाएगी। ये आपकी जब आप यहाँ से कोर्स करके जाओगे तो ये 10,000 की कॉशन मनी आपकी रिफ़ंड हो जाएगी। 12,000 की आपकी अंशुल्क। इस प्रकार से टोटल आपसे B फार्मा के लिए 36,400 और और ANM के लिए 25,000 रुपये लगेंगे। वहीं अगर आप हॉस्टल लेते हो तो हॉस्टल का चार्ज आपसे देखिए 6,000 रुपये लगेगा B फार्मा के लिए, और 4,800 रुपये पर ईयर आपसे लगेगा GNM और ANM के लिए। हॉस्टल यहाँ पे जो है गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को मिल जाता है। हॉस्टल फैकल्टी एवं एजुकेशन फैसिलिटी और प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी यहाँ पे कराई जाती है। बहुत ही अच्छा मेडिकल कॉलेज और गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी है। तो आज की वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। कट ऑफ बता दी, डॉक्यूमेंट बता दिए, और आगे आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए, आपकी पूरी हेल्प करता रहूँगा। ठीक है, कल भी आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगा, जो भी होता है आपको पूरा बताऊंगा। ठीक है, अभी आप यहाँ पर इसकी साइट पर लॉगिन करोगे तो यहाँ पर लॉगिन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉगिन नहीं हो रहा था, लेकिन अब यहाँ लॉगिन होने लगा। यूजर ID पासवर्ड से आप लॉगिन करेंगे तो हो सकता है अभी भी ना हो रहा हो। तो आज की वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। तो इन्होंने सारी डिटेल्स चेंज कर दी हैं, कल देखते हैं होता है क्या। ठीक है।